स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, आज जो डेटा मैं आपके सामने लाया हूं ना, उसे देखकर एक पल के लिए आप गर्व से भर उठेंगे, लेकिन अगले ही पल आपके माथे पर चिंता की लकीरें भी आ सकती हैं। सोचिए, जिस देश में दशकों से एक ही रोना रोया जाता है कि साहब स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है, बच्चों को पढ़ाएगा कौन, आज उसी भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा जादुई आंकड़ा पार हुआ है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत के पास अब 1,03,00,000 से ज्यादा स्कूली टीचर्स हो चुके हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंकड़े दिखाऊं तो भारत में कुल छात्रों की संख्या है 24.72 करोड़ और इस पर टीचर्स हैं 1.03 करोड़, कुल शिक्षक हैं। अगर विद्यालयों की बात करें तो भारत में कुल विद्यालयों की संख्या है 14.67 लाख से ज्यादा। यानी कि अगर आप और हम सीधे सीधे कैलकुलेटर उठाएं और नेशनल एवरेज निकालें तो हर 24 से 25 बच्चे के ऊपर एक शिक्षक खड़ा हुआ है। सुनने में कितना शानदार लगता है ना दोस्तों। ऐसा लगता है कि भारत ने शिक्षा की जंग जीत ली हो। अब तो हमारे बच्चे सीधे नासा और इसरो के लिए जाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट ऐसा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। अभी परसों यानी कि 7 जुलाई को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। PGI 2.0 यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 और PGI-D यानी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग से। अब इस रिपोर्ट से जो कड़वा सच निकलकर बाहर आया है वो आपके होश उड़ा देगा। आंकड़ा 1 करोड़ टीचर्स का है जो इस देश से लेकिन जब इस देश के राज्यों को टॉप ग्रेड देने की बात आती है तो पता चलता है स्कोर क्या है। टॉप ग्रेड पर 0 स्कूल्स हैं, 0 बच्चे हैं। भारत का एक भी राज्य, एक भी केंद्र शासित प्रदेश सबसे टॉप 3 कैटेगरीज में उत्कर्ष, उत्तम 1 और उत्तम 2 में जगह ही नहीं बना पाया। तो भाई साहब, असली माजरा क्या है? क्या हम केवल कागजों पर आंकड़े चमका रहे हैं? क्या 25 बच्चों पर एक टीचर होना इस बात की गारंटी है कि देश का भविष्य सुधर रहा है? आज हम इस पूरे चक्रव्यूह को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे दोस्तों। इस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपके, हमारे और देश के बच्चों के भविष्य की बात है, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात है। तो साथियों, सबसे पहले अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। जब भी शिक्षा की बात होती है, अखबारों में 2 ही नाम तैरते हैं। एक है यूडाइस प्लस और दूसरा है PGI 2.0। और यूडाइस प्लस क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और PGI परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स। इन दोनों को एक ही समझने की भूल मत कीजिएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप अपने बच्चे को किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं तो यूडाइस प्लस क्या है उसके लिए? यह आपको बताता है कि कोचिंग की बिल्डिंग कितनी बड़ी है, वहां AC लगा है कि नहीं है, कितने कंप्यूटर है, वहां कितने टीचर्स को सैलरी मिल रही है। यानी कि ये जो यूडाइस है ना, ये रिपोर्ट एक तरीके से इनपुट देती है कि वहां पर जाने पर क्या क्या चीजें मिलेंगी। अब PGI 2.0 क्या है? ये है आउटपुट, यानी कि ये बताता है कि भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा बच्चा एग्जाम में पास होगा कि फेल होगा, उसे कुछ समझ में आ रहा है या वो बस केवल बेंच गर्म करके चला आया है। यह सिस्टम परफॉर्मेंस को नापने का तरीका है PGI 2.0। और विरोधाभास देखिएगा दोस्तों, यहां पे बात इंटरेस्टिंग है। यूडाइस प्लस चीख कर कह रहा है कि भारत में रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, टीचर्स बढ़ गए हैं, लेकिन PGI 2.0 कह रहा है कि गुरु और ग्राउंड रियलिटी और लर्निंग आउटकम अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है। अब समझिएगा, अब आप कहेंगे कि सर 25 बच्चों पर जब एक टीचर है तो फिर दिक्कत कहां आ रही है, टीचर पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? तो यहीं पर छुपा है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लूपहोल, जिसे हम कहते हैं द एवरेज ट्रैप, यानी औसत का मायाजाल। साथियों, मान लीजिए 2 गांव हैं। गांव ए के स्कूल में 100 बच्चे हैं और वहां रसूख वाले और शहरों के पास रहने वालों के कारण 10 टीचर की पोस्टिंग है, और वहीं दूर दराज के गांव में भी 100 बच्चे हैं लेकिन वहां पर टीचर हैं केवल 2।
अब दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 200 बच्चों पर 12 टीचर, यानी कि 16-17 बच्चों पर एक टीचर। कागजों पर रिपोर्ट आ जाएगी सब चंगा सी। लेकिन क्या गांव बी के बच्चे के साथ न्याय हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं। भारत में समस्या टीचर शॉर्टेज से ज्यादा टीचर डिस्ट्रीब्यूशन की है। टीचर्स जुगाड़ लगाकर कुछ पर्टिकुलर जगहों पर अपनी पोस्टिंग कराते रहते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की, टीचर्स की भरमार है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सिंगल टीचर स्कूल चल रहे हैं, यानी कि एक ही मास्टर साहब है, वही घंटी बजाते हैं, वही मिड डे मील बांटते हैं और 5 क्लासेस भी वो अकेले संभालते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा दर्द भी समझिएगा दोस्तों, जो हमारे देश के टीचर्स झेल रहे हैं। हमारे देश में शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है दोस्तों, वो एक सुपरमैन होता है जिसे सरकार हर काम में लगा देती है, बिल्कुल बिंदास। देखिए उसका पास क्या काम है, इलेक्शन ड्यूटी आई, SIR करना है, टीचर को लगा दो। मिड डे मील पोषण का हिसाब किताब करना है, टीचर को लगा दो। जनगणना और सर्वे करना है, टीचर को लगा दो। प्रबंध और विद्यांजलि पोर्टल पर रोजाना डेटा एंट्री करानी है, टीचर से करवा दो। यानी कि आप खुद सोचिए, एक शिक्षक सुबह स्कूल आता है, वह चौक उठाने से पहले मोबाइल उठाता है कि आज अटेंडेंस का डेटा पोर्टल पर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। जब टीचर का आधा समय एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ में चला जाएगा तो वह क्लासरूम में बच्चों को कॉन्सेप्ट कब बताएगा भाई। अब आते हैं आपके थंबनेल के उस पसंदीदा पोर्शन पर, टॉप ग्रेड 0 का मतलब भी आपको हम डिटेल में समझाते हैं। ये चक्कर समझाते हैं क्या भारत में शिक्षा सचमुच 0 हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसे समझने के लिए हमें PGI 2.0 के ग्रेडिंग सिस्टम को देखना होगा। इस इंडेक्स में टोटल होते हैं 1000 पॉइंट्स, ठीक है, और इसमें अलग अलग रेटिंग की जाती है। राज्यों को रैंक 1 से लेकर के रैंक 2 नहीं दी जाती है, इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं, बैंड्स में बांटा जाता है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, जो ग्रेड लाते हैं 521 से 580 के बीच में उन्हें आकांक्षी कहा जाता है। 701 से 760 के बीच में प्रचेष्टा होता है। उत्तम 3 होता है 761 से 820। 821 से 880 के बीच में उत्तम 2 और उत्तम 1 होता है 881 से 940 के बीच में। अब दोस्तों यहां पर समझिएगा, ऊपर के 3 लेयर्स देखिए, उत्कर्ष, उत्तम 1 और उत्तम 2, ये तीनों लेयर्स खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि कोई भी राज्य यहां तक पहुंच ही नहीं सका। अब देश का बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा? देश का बेस्ट परफॉर्मर रहा चंडीगढ़, जो उत्तम 3 में रैंक लाता है, यानी कि 761 से लेकर 820 के बीच में रैंक लाता है। यही इकलौता टॉपर है। इसके बाद कौन आता है? दिल्ली, पंजाब, केरल, दादरा नगर हवेली, यानी कि जो छोटे राज्य हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं, वो आ जाते हैं और ये आते हैं प्रचेष्टा में। कानून जो आकांक्षी हैं उनमें देखिए तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और MP की रैंकिंग आती है, और ये सोचिए ये सभी बड़े राज्य हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में शिक्षा मंत्रालय ने एक तारीफ भी की है। साल 2017-18 के सबसे टॉप परफॉर्मर और सबसे खराब परफॉर्मर राज्य के बीच 51% का अंतर था। अब यह घटकर 31.4% रह गया है, यानी कि नीचे वाले राज्य जैसे कि मेघालय ने जबरदस्त छलांग लगाई है। धीरे धीरे वे ऊपर आ रहे हैं, गैप कम हो रहा है, लेकिन एक्सीलेंस यानी कि सर्वश्रेष्ठता का पैमाना अभी भी सारे राज्यों के लिए बहुत दूर है। अब आप पूछेंगे कि सर चंडीगढ़ और दिल्ली जैसी जगह फिर ऊपर क्यों है? यहां पर बहुत सिंपल बात समझनी होगी साथियों। ये छोटे और शहरी इलाके हैं, यहाँ स्कूलों की मॉनिटरिंग करना आसान है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना आसान है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब बिहार के किसी बाढ़ प्रभावित इलाके या उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर गांव में स्कूल की बात की जाती है। वहां केवल पैसा या बड़ी बिल्डिंग बना देना बड़ी बात नहीं है, वहां पर लर्निंग आउटकम रियलिटी में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक चुभने वाला सवाल भी दोस्तों आज का, जो आपको समझना चाहिए। हम सब खुश होते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको क्या पता है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 और PGI-D की रिपोर्ट के अंदरूनी आंकड़े क्या बताते हैं? देश के कई हिस्सों में कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 2 की हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाता। कक्षा 6 के बच्चे बेसिक जोड़ घटाव और भाग नहीं कर पाते हैं। यहीं से जन्म होता है 2 महत्वपूर्ण शब्दों का, एक है स्कूलिंग और दूसरा है लर्निंग। साथियों,
स्कूलिंग का मतलब है बच्चे का नाम रजिस्टर में दर्ज है, वो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जा रहा है, मिड डे मील खा रहा है, शाम को घर आ रहा है। लर्निंग का मतलब यह है कि उसके दिमाग का विकास हो रहा है, वह लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है। अगर देश में स्कूलिंग बढ़ती जाएगी और लर्निंग घटती जाएगी तो आप जानते हैं क्या होगा? देश में डिग्रियां तो बहुत होंगी लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर हमारे युवा बेरोजगार घूमते रहेंगे और हम सोचेंगे कमी कहाँ रह गई। और इस समस्या को आप फील कर पाते होंगे जब आप देश के युवाओं को देखते होंगे। साथियों, आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, जिसको कहते हैं स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास। सरकार बड़े गर्व से कहती है हमने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगवा दिए हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर लैब बनवा दी है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी यह है कि कई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड धूल खा रहे हैं क्योंकि टीचर को उसे चलाना ही नहीं आता। फिर स्कूलों में बिजली भी कहाँ आती है? कंप्यूटर लैब्स पे ताले लटके रहते हैं और बच्चे, डर ये होता है कि कहीं बच्चे अगर कंप्यूटर खराब कर देंगे तो भरपाई कौन करेगा? साथियों, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपने समझा होगा इसको। साथियों, हमें टेक्नोलॉजी इन स्कूल नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी इन लर्निंग चाहिए, जिससे बच्चा डिवाइस से सीख सके। जब तक शिक्षक को सही मायने में आप डिजिटल ट्रेनिंग नहीं देंगे तो स्मार्ट बोर्ड सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाएंगे और यह एक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक समस्या है। तो साथियों, इस पूरे डिस्कशन का लबोलुआब क्या है? भारत ने अपनी शिक्षा का सफर में दो बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। पहला था असेस, यानी कि सबके लिए स्कूल बनाना, और दूसरा था एनरोलमेंट, यानी कि बच्चों को स्कूल तक लाना। इन दोनों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। 1 करोड़ टीचर होना इस बात का सबूत है। लेकिन अब हमें तीसरे और सबसे कठिन फेज में जाना होगा, क्वालिटी ऑफ लर्निंग। अब हमें सरकार को समझना होगा कि हमें नीति बदलने का समय आ गया है। राइट टीचर एट राइट प्लेस पोस्ट करना होगा। सिर्फ नए टीचर्स की भर्ती से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां कमी है, सब्जेक्ट वाइज शॉर्टेज है, वहां पर स्पेशलिस्ट टीचर लगाने होंगे। गणित के टीचर की जगह इतिहास का टीचर नहीं लगाना होगा। दूसरा, शिक्षकों को आजादी देनी होगी। उनको जो क्लर्क बना दिया गया है उन्हें क्लर्क बनाना बंद करना होगा। उन्हें डेटा एंट्री और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति देकर के वापस ब्लैक बोर्ड सौंपना होगा। और तीसरा, फाउंडेशनल लर्निंग करनी होगी, NEP 2020। जैसा कि नई शिक्षा नीति कहती है ना दोस्तों, जब तक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ना और बेसिक गणित करना नहीं सीखेगा, वह आगे जाकर के क्रैश हो जाएगा। सारा फोकस शुरुआती क्लासेस में होना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलते चलते दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देश का भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि उसके स्कूलों में कितने बच्चे बैठते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वहां बच्चे वहां से कितनी काबिलियत के साथ बाहर निकलते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपके आसपास के सरकारी स्कूलों में वाकई पढ़ाई का स्तर सुधरा है या फिर यह सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो की एनालिसिस पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ और टीचर्स और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 2027, 2028 और 2029 के बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं और ये बैचेस आपको स्मार्ट मॉडल पर मिलेंगे, जहां आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको क्या करना है? आपको ब्रोशर देखना है, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के कोर्स खरीदेंगे तो अभी 10 जुलाई तक आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। यानी कि आप कोई भी कोर्स लें स्टडी IQ से, आपको 50% फीस में ऑफ मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको बस एक कोड लगाना है वहां पर कोर्स खरीदने से पहले, PK Live। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से, इंस्टा और टेलीग्राम पर। आप यहां मुझे कनेक्ट कर सकते हो और जो भी मेरे वीडियोस हैं उनके अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे यहां पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।